हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप सो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की। इस स्कीम को हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे, एक भी एस्पेक्ट नहीं छूटने वाला है। किसी भी एग्जाम में या इंटरव्यू में अगर कोई भी क्वेश्चन इस स्कीम से पूछा जाएगा तो इस क्लास के बाद वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट लॉन्च से लेके इसके स्केल ऑफ फाइनेंस और इस स्कीम में जो भी अपडेट हुए हैं वो सारे मैंने बहुत अच्छे से कवर किए हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकते हैं वो सारे मैंने कवर किए हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर मैं इसके इंट्रोडक्शन की बात करूं तो पहले एक टाइम था जब एग्रीकल्चर में फाइनेंस लेना बहुत ही मुश्किल काम हुआ करता था। जो किसान थे वो ज्यादातर लैंडलॉर्ड से, अपने रिलेटिव से, इनसे जो है लोन लिया करते थे। बट वो लोन क्या है ना, बहुत ज्यादा कॉस्टली हुआ करता था, बहुत ज्यादा हाई उनको इंटरेस्ट चार्ज करने पड़ते थे। तो इन सब से बचने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, जिनमें से था आरआरबी के एस्टेब्लिशमेंट करना 1975 में। उसके बाद 1985 में नाबार्ड, 1982 में नाबार्ड आया। और उसके बाद भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे इम्प्लीमेंट किए जिससे कि फार्मर्स को क्रेडिट जो है बहुत आसानी से मिल सके। बट जो फार्मर क्रेडिट में जो सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन आया वो था 1998। तो 1998 में क्या हुआ कि 1998 में नाबार्ड ने आरवी गुप्ता कमेटी की रिकमेंडेशंस पे एक स्कीम बनाई जिसका नाम था किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। अब ये जो स्कीम थी ये थी फार्म क्रेडिट या फिर रूरल फाइनेंस या फिर फार्म फाइनेंस की सबसे ज्यादा रिवॉल्यूशनरी स्कीम ये हुई। मतलब इस स्कीम के आने के बाद जो मतलब छोटे फार्मर्स थे या और स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स थे उनको जो क्रेडिट फैसिलिटीज थी उसको लेना बहुत आसान हो गया। इंटरेस्ट रेट इसमें बहुत कम थे। तो ये सारी चीजें थी। अब इसमें क्या होता, इसका जो मेजर ऑब्जेक्ट था वो था प्रोवाइड टर्म लोन्स फॉर एग्रीकल्चरल नीड्स, यानी इसमें ना एग्रीकल्चरल नीड्स के लिए दोनों तरह की टर्म लोन और क्रॉप लोन दोनों दिया जाता है। अभी ये जो दोनों टर्म है कि टर्म लोन और क्रॉप लोन क्या होता है, तो मैं यहाँ पे छोटे से तरीके से बहुत एक्सप्लेन करता हूँ टर्म लोन और क्रॉप लोन। तो जो टर्म लोन होती है ना वो होती है इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए, लाइक फार्मर को कोई थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रैक्टर लेना है या फिर कोई पशु लेना है या फिर उसको लैंड डेवलपमेंट में काम करना है, तो इस सब के लिए टर्म लोन ली जाती है। टर्म लोन थोड़ी लॉन्ग टर्म के लिए हो सकती है। बट जो क्रॉप लोन होती है वो एक शॉर्ट टर्म लोन होती है, और ये जो उसकी करंट क्रॉप है उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए क्रॉप लोन दी जाती है। तो इसमें किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में दो टाइप की लोन कवर की जाती है, टर्म लोन और क्रॉप लोन। तो आफ्टर लॉन्च जब ये स्कीम लॉन्च हो गई, इसको बैंकों ने इम्प्लीमेंट करने स्टार्ट कर दिया। अब इसमें ना कुछ इम्प्रूवमेंट हुए ना, वो मैं एक नजर में आपको बता देता हूँ। तो 2004 में ये स्कीम जो है अलाइड एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज के लिए स्टार्ट कर दी गई थी। 2012 में जो है इंट्रोडक्शन हुआ था इलेक्ट्रॉनिक केसीसी का। इलेक्ट्रॉनिक केसीसी क्या है, जैसे आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है नॉर्मल वाला, ऐसे इस टाइप से डेबिट कार्ड जो देखा होगा आपने, है ना। अब जो डेबिट कार्ड होता है चिप वाला, अब उसी टाइप का डेबिट कार्ड 2012 से किसान क्रेडिट कार्ड को भी उसी फॉर्म में चेंज कर दिया, जिससे कि जो फार्मर्स हैं वो अपनी लिमिट के अकॉर्डिंग कहीं भी किसी भी जगह से विड्रॉल कर सकते हैं। अभी 2018-19 में क्या हुआ कि इस स्कीम को ना फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री के जो फार्मर्स थे उनके लिए भी एक्सटेंड कर दिया कि अब से कि ये जो किसान क्रेडिट कार्ड है इसके द्वारा आप फिशरीज या फिर एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं उनके लिए भी आप लोन ले सकते हो। अभी बात करते हैं इसके मेजर ऑब्जेक्टिव और पर्पस क्या थे। तो इसका जो सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव था वो था कि एडिक्वेट एंड टाइमली क्रेडिट थ्रू ए सिंगल विंडो, यानी कि फार्मर्स को ज्यादा कुछ डॉक्यूमेंट वर्क नहीं करना पड़े, बहुत ज्यादा ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़े, उनको बहुत आसानी से एक ही जगह पे उनका क्रेडिट मिल सके। तो इसलिए ये किसान क्रेडिट कार्ड स्टार्ट किया गया था। तो इसमें क्या मिलता है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट फॉर क्रॉप कल्टीवेशन, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस के लिए लोन लेना, मार्केट के लिए लोन लेना, फार्म असेट को मेंटेनेंस करना, और या फिर इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। जैसे मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट के लिए अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं तो उसे हम टर्म लोन बोलते हैं। अभी इसमें क्या होता है कि लेट्स सी कि लोन मतलब कैसे मिलेगा, तो जैसे कि फार्मर बैंक गया, तो फार्मर जब बैंक जाएगा और वो जब लोन एप्लीकेशन वहां पे देगा, तो लोन एप्लीकेशन देने के विद इन 14 डेज उसका लोन सैंक्शन हो जाएगा। मीन्स कि 14 डेज में उसका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो इस स्कीम को इतना ज्यादा
इजी टू एक्सेस बनाया है फार्मर्स के लिए, कि फार्मर्स को ज्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो, फार्मर सीधा बैंक जाए, वहां पे जो क्रेडिट मैनेजर है या जो भी है ऑफिसर, वो उनकी सारी चेकिंग करेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके विद इन 14 डेज आपका लोन प्रोसेस हो जाता है। अभी बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या है इसमें। तो कोई भी इंडिविजुअल या फिर जॉइंट ओनर जो होता है कल्टीवेटर, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अब इंडिविजुअल या जॉइंट ओनर क्या हो गया, अभी ये जो लैंड है, अभी इस लैंड का दो केसेस बन सकते हैं। एक तो ओनर जो है वो सिंगल ओनर है, एक चांस बनता है कि सिंगल ओनर है, मतलब एक है रामू। तो इस लैंड का जो ओनर है वो है रामू। मान लो कुछ कितनी भी लैंड है ये, 2 हेक्टेयर। तो ये जो 2 हेक्टेयर लैंड है, इस लैंड का जो ओनर है वो है रामू। बट क्या होता है ना, कभी कभी देखा होगा कि रामू है बट इसका एक भाई भी है श्यामू। अभी ये जो लैंड है ना 2 हेक्टेयर, ये इन दोनों की जॉइंट लैंड है। अब ये जो जॉइंट लैंड होगी तो इनको क्या हो गया, हम इन्हें बोलेंगे जॉइंट ओनर कल्टीवेटर। और ये क्या हो गया, इंडिविजुअल या फिर सिंगल कल्टीवेटर। दूसरा कौन एलिजिबल है इसके लिए, टीनेट फार्मर्स और ओरल लीजेस और शेयर क्रॉपर्स। अब ये क्या होता है टीनेट फार्मर्स, टीनेट फार्मर्स ऐसे होते हैं, आप जान लो ये वाली जो 2 हेक्टेयर लैंड थी, वो रामू और श्यामू इस पे खेती करना नहीं चाहते, तो इन्होंने क्या किया, इसको मोहन को लीज पे दे दिया। तो जो मोहन है ये हो गया टीनेट फार्मर, इसने इस लैंड को किया है रेंट। 1 साल के लिए हो सकता है, 2 साल के लिए हो सकता है, कितना भी टाइम हो सकता है। तो उसके लिए इसने लैंड इसे लीज पे लिया है, तो क्या हो गया ये टीनेट फार्मर। अब शेयर प्रॉपर क्या हो सकता है, शेयर प्रॉपर मीन्स कि ये रामू की लैंड थी, अब रामू इसे अकेले संभालने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसने क्या किया कि मोहन से बोला कि मैं तुम्हें रेंट पे नहीं दे रहा, एक काम करते हैं इसमें साथ में मिलके काम करते हैं हम। तो साथ में मिलके काम करने से क्या होगा कि इसकी लैंड नहीं है बट फिर भी ये इसके साथ काम कर रहा है, तो ये दोनों मिलके लोन लेंगे, तो ये क्या हो गया, शेयर प्रॉपर्स हो गए। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स हो गए। अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप और जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स क्या होते हैं, ये ग्रुप होते हैं 10 से 15 लोगों के, दोनों ही, है ना। 5 से 20 मान लो, मतलब एक जो क्राइटेरिया वो है 5 से 20 का। अभी क्या 5 से 20 लोगों का, इससे ज्यादा भी हो सकता है, का एक ग्रुप होता है। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है ये होता है एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, मीन्स कि ये दोनों मिलेंगे, ये लोग मिलेंगे, मिलके खेती करेंगे, प्रॉफिट करेंगे, ये सारे काम मिलके करेंगे, और लास्ट में जो प्रॉफिट होगा उसका शेयर आपस में बांट लेंगे। वहीं जो जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप होता है, ये जो ग्रुप होता है ये स्पेशली बनाया जाता है फाइनेंशियल क्रेडिट के लिए। मीन्स कि ये जो 5 से 20 लोग हैं ये मिलके अपना जो भी इनका लैंड है उसको लेके जाएंगे बैंक के पास, उसे कोलेट्रल में दे सकते हैं। अगर कोलेट्रल फ्री मिल रहा है तो एक अलग बात है। अगर बड़ा अमाउंट लोन का लेना है एक साथ, तो 5 से 20 लोग जब मिलके एक बड़ा लोन का अमाउंट लेते हैं, तो उसे बोलते हैं हम जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप। अब ये ग्रुप जो होता है सिर्फ फाइनेंशियल नीड्स के लिए एक साथ आता है, ये साथ में काम नहीं करेंगे, एक साथ लोन लेंगे, उसके बाद ये अपना अलग अलग काम करेंगे, बट जब रीपेमेंट की बात आएगी ना तो फिर से ये मिलके लोन वापस कर देंगे। तो ये हो गया हमारा जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप। अभी ये जो स्कीम है ये किसके द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है ये समझना भी इंपॉर्टेंट है। तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने कॉमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स सबको एलिजिबल रखा है, आप किसी भी जगह जाके लोन ले सकते हैं। अभी ये जो कॉमर्शियल बैंक्स होती है इसमें दोनों टाइप की बैंक एलिजिबल हैं, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। तो ये हो गया इसका एलिजिबिलिटी, और ये स्कीम किसके द्वारा इम्प्लीमेंट की जाती है। अभी जो अगला हमारा पॉइंट होता है कि इसमें क्रेडिट लिमिट कितना है और फंडिंग कैसे मिलता है। तो सबसे पहली बात तो यह है, क्वेश्चन आता है कि किसान क्रेडिट कार्ड का क्रेडिट लिमिट कितना है। तो सबसे पहली बात यह है कि किसान क्रेडिट कार्ड की कोई भी मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट नहीं है, नो मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट। मतलब इसकी कोई भी मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट नहीं है। इसकी जो लिमिट सेट होती है वो स्केल ऑफ फाइनेंस के बेस पे होती है, जो मैं आगे बताऊंगा। अभी स्केल ऑफ फाइनेंस है ना, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी सेट करती है अपना अपना अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए। और ये जो टेक्निकल कमेटी बैठती है ये बैठती है हमारी लीड डिस्ट्रिक्ट बैंक में। जो उस डिस्ट्रिक्ट की लीड बैंक होगी, उस लीड बैंक में ये सारी चीजें डिसाइड की जाती हैं। अभी इसका जो फंडिंग है, मतलब जो भी इसमें खर्चा आएगा, जो भी इसकी फंडिंग होगी, वो सारी फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से बियर करती है। अभी इसमें जो क्रेडिट लिमिट रहती है वो किस टाइप से क्रेडिट दिया जाता है, पहले तो मैंने बताया कि इसकी कोई भी मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट नहीं है। उसके बाद
2 लाख तक का लोन आपका कोलेटरल फ्री रहता है। पहले ये जो लिमिट थी वो 1 लाख रुपए थी। उसके बाद समथिंग 2019 में इसकी लिमिट को बढ़ा के 1.6 लाख कर दिया। एंड नाउ 2024 में एक आरबीआई ने सर्कुलर जारी किया, उसके अकॉर्डिंग इसकी जो लिमिट है वो अब 2 लाख रुपए कर दी गई है। तो ये है क्या? कोलेटरल फ्री लोन का मतलब हो गया कि फार्मर को अपना कोई भी कोलेटरल बैंक में नहीं देना है, उसको 2 लाख रुपए का लोन बिना कोलेटरल के मिल जाएगा। मतलब उसे अपनी लैंड को मॉर्गेटाइज नहीं करना है, मतलब उसे अपनी लैंड को गिरवी नहीं रखना है, बैंक को हैंड ओवर नहीं करना है। वो ऐसे ही 2 लाख तक का लोन ले सकता है। अभी आता है 3 लाख। 3 लाख तक के लोन पे क्या होगा? हाइपोथिकेशन करेगी गवर्नमेंट। हाइपोथिकेशन का मतलब होता है कि एक लोन पीरियड के लिए उसकी जो बैंक है, उसकी जो लैंड है, उसको उसका जो ओनरशिप है ना वो चली जाएगी बैंक के पास। तो 3 लाख तक के पे आपको हाइपोथिकेशन की नीड होती है। 2 लाख तक के पे कोई क्रेडिट लिमिट, कोई कोलेटरल नहीं देना है। और अगर आप 3 लाख से ज्यादा का लोन ले रहे हैं तो उसके लिए आपको कोलेटरल बैंक को देना पड़ेगा या सिक्योरिटी। अभी क्या है कि अब इसको और ज्यादा डिफाइन करने के लिए इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन लाया गया। तो बात करते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्ट सबवेंशन किस टाइप से मिलता है। तो जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है वो 2006-07 में लॉन्च हुई थी। यह है मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन। पहले भी मिलता था बट इसको बोलते हैं मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। सो अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि फार्मर्स को जो इफेक्टिव रेट देना पड़ता है वो देना पड़ता है 7% तक का। ठीक है, अब लेकिन इसकी एक लिमिट है। ये जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है ये 3 लाख रुपए तक की लोन के लिए ही लिमिटेड रहती है, क्रॉप लोन्स के लिए। और 2 लाख तक की लिमिट पे रहती है ये हमारी एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज या फिर अलाइड एक्टिविटीज के लिए। तो जितने भी रूल्स हैं इंटरेस्ट सबवेंशन के वो सिर्फ क्रॉप लोन्स में 3 लाख तक की लिमिट, और एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज या फिर और कोई अलाइड एक्टिविटीज हैं उनमें 2 लाख तक की लिमिट के लिए रहता है। तो इसमें क्या सीन है? तो इसमें क्या क्या रहता है? एक तो हमारा रहता है कि इंटरेस्ट रेट कितना पे करना है। अगर आपने 3 लाख तक का लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट रेट देना है 2% का, सॉरी 7% का। अगर आपने लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट रेट कितना देना है? आपको सिर्फ 7% का इंटरेस्ट रेट देना है। बट इसमें भी एक केस वो है बेनिफिट। अब बेनिफिट क्या है कि मान लो आपने लोन लिया तो उसका जो रीपेमेंट पीरियड है वो है मान लो 6 महीने या फिर 1 साल। जो भी आपका रीपेमेंट पेमेंट पीरियड है, अगर आप अपना जो पूरा लोन है वो रीपेमेंट पीरियड के अंदर क्लियर कर देते हो तो आपको 3% का प्रॉम्प्ट इफेक्टिव बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब वो जो 3% का आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल गया तो आपकी जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो होगी 4%। ठीक है, माना आपको सेवन, पहले आपको देना है 7%, उसमें आपको 3% का आपको मिल गया और छूट, तो कितना रह गया? 4%। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं? तो सबसे पहला तो मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 3 लाख और 2 लाख। अभी रेट कितना है इंटरेस्ट का आफ्टर सबवेंशन? 7%। अगर आपने टाइमली रीपे कर दिया तो इफेक्टिव रेट कितना हो गया? इफेक्टिव रेट हो गया 4%। अभी एक पॉइंट और बनता है कि ये जो सबवेंशन है वो गवर्नमेंट बैंक्स को कितना देती है? जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो जहां से आप फाइनेंस ले रहे हो तो वहां पे कितना देती है? तो वहां पे गवर्नमेंट देती है आपका 1.5%। जैसे कि मान लो बैंक आपसे 7% ही चार्ज करेगा, उसके ऊपर वो उसे रखना। मान लो जैसे बैंक ने रेट रखा 8.5%। अब 8.5% में क्या है? 7% तो आपको देना है। अब जो बचा 1.5% है वो बैंक गवर्नमेंट देगी बैंक्स को। तो मैंने बताया था ना 100% जितना भी रहता है वो सारा गवर्नमेंट बियर करती है, तो वो 1.5% तक ही बैंक को देती है। अगर मान लो बैंक ने 9% का रेट रख लिया है तो उसमें से 1.5% तो आपको गवर्नमेंट देगी, 0.5% बैंक को खुद बियर करना पड़ेगा इस केस में। क्योंकि बैंक मैक्सिमम 7% ही चार्ज कर सकती है फार्मर से, अप टू 3 लाख और 2 लाख, ये दोनों जो क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे बताए हैं। है ना, यहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा सॉर्ट आउट हो चुकी हैं इस स्कीम के बारे में। बट अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट आता है जैसा कि इस बार आया था, तो उसमें पूछ सकता है कि फिक्सेशन या फिर इस मतलब क्रेडिट जो लोन का अमाउंट होता है वो कैसे सेट किया जाता है फार्मर्स के लिए। तो जैसे मैंने पहले बताया सॉरी जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो क्रेडिट लिमिट होती है वो हर इंडिविजुअल की, जो वहां की लीड बैंक होती है वहां से सेट की जाती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बनाई जाती है,
वो आपका डिसाइड करती है। तो अब इसमें ना दो क्राइटेरिया होते हैं। पहला, जो मार्जिनल फार्मर नहीं है, अदर देन मार्जिनल फार्मर, अदर देन मार्जिनल फार्मर, और एक होता है फॉर मार्जिनल फार्मर। अब मार्जिनल फार्मर, अदर देन मार्जिनल फार्मर क्या हो गया? तो जो मार्जिनल फार्मर होते हैं, ऐसे फार्मर्स जिनके पास लेस देन 1 हेक्टेयर लैंड है, उन्हें बोलते हैं मार्जिनल फार्मर। तो ये जो स्केल ऑफ फाइनेंस है, ये दो तरीके से सेट किया जाता है। पहला मार्जिनल फार्मर्स के लिए, दूसरा नॉन मार्जिनल फार्मर्स के लिए, मतलब ऐसे फार्मर जिनके पास 1 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड है। तो जो 1 हेक्टेयर से कम लैंड है उनका पहले बता देता हूँ मैं। तो जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, 1 हेक्टेयर से कम लैंड है जिनके पास, उनकी एक फ्लेक्सी केसीसी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? फ्लेक्सी केसीसी। मीन्स कि इनके लिए कोई भी स्केल ऑफ फाइनेंस के रूल्स डिसाइड नहीं होते हैं। उनकी क्रॉपिंग पैटर्न, जो भी क्रॉप ग्रो हो रही है, थोड़े बहुत चीजें, मतलब इसके लिए ना माइनर रूल्स रहते हैं। बहुत ही माइनर रूल्स के अकॉर्डिंग एक लिमिट सेट कर दी जाती है, जो होती है 10,000 से लेके 50,000 तक की। जो क्वेश्चन आएगा ना, वो यही आएगा, है ना? कहीं भी पूछा जाएगा, मान लो इंटरव्यू में पूछा जा रहा है या फिर एग्जाम में पूछा जाए, तो यही आता है कि मार्जिनल फार्मर्स के लिए जो फ्लेक्सी केसीसी की लिमिट होती है, पहला तो होता है कि मार्जिनल फार्मर्स के लिए जो किसान क्रेडिट कार्ड दिया था उसे क्या बोलते हैं? तो उसके बोलते हैं फ्लेक्सी केसीसी। क्या बोलते हैं? फ्लेक्सी केसीसी। फ्लेक्सी केसीसी। अब जो फ्लेक्सी केसीसी है, उसकी लिमिट कितनी होती है? वो होती है हमारी 10,000 से लेके 50,000 तक मैक्सिमम। तो ये हमारा यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाता है। अभी मैं इसको अगर और ज्यादा डिटेल में जाना तो मैं बताता हूँ। तो ए लिमिट ऑफ 10,000 to 50,000 may be provided as flexi KCC based on the land holding, crop loan including post harvest houses, storage, related credit needs and other farm acceptances, consumption needs etc। तो इसके लिए ज्यादा कुछ डिसाइड नहीं किया जाता है। और ये, अब ये जो होती है ना, ये जो है वहां का जो ब्रांच मैनेजर होता है, उसी के द्वारा डिसाइड कर ली जाती है फार्मर्स की लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग। मतलब ये जो है ना, स्केल ऑफ फाइनेंस में नहीं आता है। अभी बात करते हैं हम क्रेडिट लिमिट्स फॉर अदर देन मार्जिनल फार्मर्स। अदर देन मार्जिनल फार्मर्स मतलब जिनके पास 1 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड है, उनको क्या सिस्टम रहता है? तो उनके लिए रहता है कि एक तो है कि जो अगर केस जो स्केल ऑफ फाइनेंस डिसाइड किया जाता है, वो डिसाइड किया जाता है 5 साल के लिए। और ये रहता है क्रॉप बेस्ड पे, मतलब स्केल ऑफ फाइनेंस डिसाइड किया जाता है हमारा क्रॉपिंग पैटर्न के हिसाब से, कि फार्मर्स जो है वो क्या क्रॉपिंग पैटर्न अडॉप्ट कर रहा है, उसके हिसाब से ही हम स्केल ऑफ फाइनेंस को डिसाइड करते हैं। और ये जो स्केल ऑफ फाइनेंस है, वो 5 साल के लिए डिसाइड किया जाता है। सबसे पहले डिसाइड किया जाएगा, उसमें जो कैलकुलेशन होगी वो पहले साल की होगी। उसके बाद अगले 4 साल के लिए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ईयर के लिए, उसी में अपग्रेडेशन किए जाते हैं। तो चलिए समझते हैं कि क्या क्या पॉइंट है इसमें। तो जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट लिमिट है फॉर कल्टीवेटिंग क्रॉप्स इन अ सिंगल ईयर, माने कि एक क्रॉप, सिंगल क्रॉप इन अ ईयर, उसके लिए क्या रहता है? तो सबसे पहले है हमारा स्केल ऑफ फाइनेंस फॉर द क्रॉप एज डिसाइडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट लेवल कम्युनिटी। अब मैं बात करता हूँ कि ये स्केल ऑफ फाइनेंस है क्या। तो स्केल ऑफ फाइनेंस क्या होता है कि पर एकड़ या फिर पर हेक्टेयर के हिसाब से आपकी जो भी क्रॉप है, व्हीट हो गया, राइस हो गया, पोटैटो हो गया, जो भी क्रॉप है, उसका जो प्रोडक्शन, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट जितना भी लगेगा, उसकी जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन होगी, उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को कैलकुलेट किया जाता है, तो वो हो जाता है डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग स्केल ऑफ फाइनेंस। उसके बाद क्या होता है? इनटू एक्सटेंट ऑफ एरिया, मान लो कि पर एकड़ के हिसाब से सेट कर लिया ये, ठीक है? कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, एग्जांपल लेता हूं मैं, मान लो हमने वीट के लिए लिया, ठीक है? अब वीट में हमारा बन गया 10,000, कि 10,000 लगेगा पर एकड़। सो सॉरी फॉर द ग्लिच। तो अब हम समझते हैं कि स्केल ऑफ फाइनेंस कैसे डिसाइड किया जाता है। तो अगर आपकी, मतलब मैंने बताया कि स्केल ऑफ फाइनेंस क्या होता है हमारा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर एकड़ डिसाइड कर लिया जाता है कि 1 एकड़ में इतना लगने वाला है। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, वीट को एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। मैंने एग्जांपल ले लिया वीट। अब वीट का जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो है हमारा 10,000 रुपीज पर एकड़। मैंने बस एक एग्जांपल लिया है, ये कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है। तो 10,000 पर एकड़ हो गया हमारा। अभी फार्मर को जो लोन चाहिए, वो चाहिए 5 एकड़ के लिए।
तो अब 5 एकड़ के लिए लोन चाहिए, तो क्या हो गया हमारा स्केल ऑफ फाइनेंस इनटू एक्सटेंट एरिया कल्टीवेटेड, तो कितना हो गया 50,000 प्लस 10% ऑफ लिमिट टुवार्ड्स पोस्ट हार्वेस्ट कंजप्शन रिक्वायरमेंट, मीन्स कि उसने हार्वेस्टिंग की उसके बाद भी उसको कुछ रिक्वायरमेंट होंगी, तो हार्वेस्टिंग के बाद जो रिक्वायरमेंट होंगी उसके लिए क्या होगा इंटू 10% उसे एक्स्ट्रा कर लिया जाएगा, यानी 10% कितना हो गया हमारा 5,000। उसके बाद क्या है 20% लिमिट टुवार्ड रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फार्म असेट, मतलब कि 20% और एक्स्ट्रा ऐड करना है फार्म असेट की रिपेयरिंग के लिए, तो 10,000 हो गया 20%, तो वो ऐड कर लिया हमने। उसके बाद आता है क्रॉप इंश्योरेंस या फिर कोई भी अदर इंश्योरेंस है, तो वो ऐड किए जाएंगे। तो अगर ऐसे देखा जाए, मान लेता हूं मैं इंश्योरेंस के हो गए हमारे 2,000 रुपए, है ना, तो कितना हो गया 50,000, 10,000, 60,000, 65 और दो 67,000, तो जो फार्मर की लोन बनेगी वो बनेगी हमारी 67,000 की। अब बात आती है कि चलो पहले साल उसको 67,000 रुपए की लोन मिल गई, अब अगले साल वो अगर फिर से लोन दे रहा है तो उसमें कितना, उसका कैसे डिसाइड होगा, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि जो स्केल ऑफ फाइनेंस या फिर लोन की जो लिमिट होती है वो 5 साल के लिए डिसाइड की जाती है। पहले साल उसका कैलकुलेशन किया जाता है प्रॉपर, उसके अगले साल क्या होता है कि उसी लिमिट में अपग्रेडेशन किया जाता है। तो अपग्रेडेशन कितना किया जाता है, तो इन्फ्लेशन को और अदर एक्सपेंसेस में जो इन्फ्लेशन आते हैं उनको ध्यान रखते हुए जो पुरानी लिमिट थी पिछले साल जो डिसाइड की गई थी उसी में 10% का एक्स्ट्रा अपग्रेड कर दिया जाता है। तो क्या किया जाएगा इसमें 6700 रुपए और ऐड कर दिए जाएंगे। अब 6700 ऐड करके 73,700 ये अब हमारी नई लिमिट बन गई। अब बट अभी मानते हैं कि मान लो पिछले बार तो फार्मर ने जो कराया था वो कराया था पोटैटो के लिए, अब जरूरी नहीं है ना कि फार्मर 5 साल तक पोटैटो ही लगाएगा। अब इस केस में क्या होता है कि मान लो अब की बार फार्मर का पोटैटो लगाने का कोई इरादा नहीं है और वो चाहता है कि वो बीट लगाए, तो अब वीट लगा सॉरी अब उसने लास्ट ईयर लगाया था वीट, अब उसका मूड चेंज हो गया कि उसे लग रहा है कि वीट में मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा, इस बार पोटैटो की रेट अच्छी मिल सकती है, तो उसने कहा कि वीट की जगह मुझे पोटैटो कल्टीवेट करना है। तो उसने जब पोटैटो का लिए किया, तो इस टाइम पे जो स्केल ऑफ फाइनेंस है वो जो पुराना वाला स्केल ऑफ फाइनेंस है उसको उसके लिए स्क्रैप कर दिया जाएगा और पोटैटो के हिसाब से उसका नया स्केल ऑफ फाइनेंस बनाया जाएगा। अब अगले 5 साल तक वो अगर लगातार पोटैटो कल्टीवेट करता है तो उसको ये अपग्रेडेशन वाला बेनिफिट मिलेगा। अगर वो फिर से क्रॉप चेंज करता है तो उसको उसकी नई क्रॉप के अकॉर्डिंग उसका नया स्केल ऑफ फाइनेंस डिसाइड किया जाएगा। तो होप्सो कि ये स्केल ऑफ फाइनेंस का टर्म कैसे डिसाइड किया जाता है और इसके इम्प्लीमेंटेशन सारी चीजें किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। सो थैंक यू वेरी मच, इसका पीडीएफ जो है वो मैं ऐड कर दूंगा टेलीग्राम पे। थैंक यू।